आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायमंड हिंदी क्लासेस में। और आज हम कराएंगे कक्षा 10 मॉडल पेपर सन 2022-23 कक्षा 10 विषय हिंदी। तो समय 3 घंटे 15 मिनट। निर्देश हैं: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। प्रश्न पत्र 2 खंड ए तथा खंड ब में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड ए में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। खंड ए में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न पत्र के खंड ए के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। प्रश्न पत्र के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। तो पहले हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 पर है भारतेंदु युग, ऑप्शन नंबर 2 द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर 3 शुक्ल युग, ऑप्शन नंबर 4 शुक्लोत्तर युग। तो गुलाब राय यानी बाबू गुलाब राय शुक्ल युग के लेखक हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सही। प्रश्न नंबर 2, चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि निबंध विधा की रचना है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। प्रश्न नंबर 3, गबन किसकी रचना है? तो गबन मुंशी प्रेमचंद की रचना है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। प्रश्न नंबर 4, शुक्ल युग की समय अवधि है? तो शुक्ल युग की समय अवधि है सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। प्रश्न नंबर 5, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा विधा की रचना है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। प्रश्न नंबर 6, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। प्रश्न नंबर 7, मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। प्रश्न नंबर 8, भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। प्रश्न नंबर 9, आधुनिक काल कब से कब तक है? यानी आधुनिक काल कब से कब तक है? तो आधुनिक काल सन 1843 ईस्वी से अब तक है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। प्रश्न नंबर 10, मतीराम किस युग के कवि हैं? तो मतीराम रीति काल के कवि हैं। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। प्रश्न नंबर 11, हास्य रस का स्थायी भाव है? तो हास्य रस का स्थायी भाव है हास। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। प्रश्न नंबर 12, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नील मणि शैल पर आतप प्रयोग प्रकाश। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द होते हैं मनु मानो
जनु जानो, तो इसमें आया है मानो। तो इस वाचक शब्द से ही पता चल गया है कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। प्रश्न नंबर 13 है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में 4 चरण होते हैं। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। प्रश्न नंबर 14 है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो आकर्षण शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। प्रश्न नंबर 15, प्रत्यय के कितने भेद हैं? तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। प्रश्न नंबर 16, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। प्रश्न नंबर 17, आंसू का तत्सम रूप है? तो आंसू का तत्सम रूप है अश्रु। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। प्रश्न नंबर 18, यण संधि का सूत्र है? तो यण संधि का सूत्र है इको यणची। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। प्रश्न नंबर 19, फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है? तो फलस्य शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। प्रश्न नंबर 20, अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है? तो अपठत धातु का वचन है प्रथम पुरुष एक वचन। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। अब है खंड व वर्णनात्मक प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो गद्यांश है, यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं हैं, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। निर्मल बालिका धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति निसारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। प्रश्न नंबर 2 है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या में लिखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और एक ही रुचि के लोग मित्रता कर सकते हैं या हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर ही लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और मित्रता कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? तो यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोग में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो ये होगा इसका आंसर। अथवा में है, हे भगवान, तब के लिए विपत्ति के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा? जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, यह असंभव है।
फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। तो इसका पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। प्रश्न नंबर 2, गद्यांश की रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका भाव स्पष्ट करेंगे। तो इसमें जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता कह रही थी कि परमपिता की इच्छा के बिना इतना साहस पिताजी क्या भीखने मिलेगी, और कोई हिंदू इस जमीन पर यानी इस पृथ्वी पर न बच सकेगा। प्रश्न नंबर 3 है, ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो ममता द्वारा ममता के पिता ने जो घूस के रूप में या रिश्वत के रूप में जो धन लिया था, वह ममता ने ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया है। प्रश्न नंबर 2, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला पद्यांश है, चरण कमल बंदो है जाई, जाकी कृपया पंगु गिरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बाहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। तो इसमें पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसमें संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। प्रश्न नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे कि सूरदास जी कहते हैं कि अगर ईश्वर की कृपा हो जाए तो बहरा सुन सकता है, गूंगा दोबारा बोल सकता है, पूर्णिमा ने दोबारा बोल सकता है, और फकीर भी राजा बन सकता है या राजा की तरह सिर पे छत्र धारण कर सकता है। प्रश्न नंबर 3, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो उपर्युक्त पंक्तियों में रूपक अलंकार है। अथवा में दे रखा है, सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, श्यानी है जानकी जानी भली, तिरछी करी नैन तिन्हे, मुस्काई कछु मुस्काई चली, तुलसी ते ही अवसर से ही रावे, अवलोकती लोचन लाहू अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिस्गी मनु मंजुल कंज कली। तो इसमें से आपको दोनों में से एक का आंसर देना है, यानी जिसमें अथवा लगा होता है उसको में से एक का आंसर देना होता है, पहले वाले गद्यांश का या दूसरे वाले का। तो मैं आपको दोनों का ही बता रहा हूँ, आपको एक का आंसर देना है इसमें कोई से का भी। तो इसका प्रश्न नंबर 1 है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के वन पथ पर नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। प्रश्न नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे, तो रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे, तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगीं। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम बधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां
खिल गई हों। प्रश्न नंबर 3 है, अनुराग तड़ाग तथा मनु मंजुल कंजकली में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में उत्प्रेक्ष अलंकार है, क्योंकि इसमें वाचक शब्द आया है मनु। यानी उत्प्रेक्ष अलंकार के वाचक शब्द होते हैं मनु, मानो, जनु, जानो। तो इस पहली पंक्ति में आया है मनु, तो इसलिए इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब है प्रश्न नंबर 3, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो पहला गद्यांश है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेस्य आलोक सर्वत्र प्रसरत मुगल युवराज दाराशिकोए अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत् सतेषां ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत् यत् तेन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषायां कारिते। तो ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। तो यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है या केंद्र स्थली है। इतएव यहीं से संस्कृत साहित्य का और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा शिकोए ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। अथवा में दे रखा है, मानव जीवनस्य संस्करणं संस्कृति अस्माकं पूर्वजः मानव जीवन संस्कृतुं महान्तः प्रयत्नम् अकुर्वन् तो अस्माकं जीवनस्य संस्करणे यान् आचारान् विचारान् च अदर्यत् तत् सर्वम् अस्माकं संस्कृति। तो उसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसका हिंदी अनुवाद करेंगे कि मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने महान जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन अत्याचारों और विचारों को दिखाया वह सब हमारी संस्कृति है। तो प्रश्न नंबर 4 कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो मानव हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न शोचति कामम हित्वार्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत्। तो इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। इसका हिंदी अनुवाद लिखेंगे कि मनुष्य अहंकार छोड़कर प्रिय हो जाता है। यानी मानव हित्वा माने त्याग कर या छोड़कर, प्रिय भक्ति यानी प्रिय हो जाता है। और क्रोधम हित्वा न शोचति, और मनुष्य क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता या चिंता नहीं करता। कामम हित्वार्थवान भक्ति,
और अपनी इच्छा को यानी अपनी कामना को या इच्छा को छोड़कर धनवान हो जाता है। लोभम हित्वा सुखी भवेत, और लोभ को त्याग करके मनुष्य सुखी हो जाता है। अथवा में है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। अब इसका हिंदी अनुवाद करेंगे कि सभी सुखी हों, सभी रोग रहित हों, सभी कल्याण को देखें और कोई भी दुख का भागी न बने। प्रश्न नंबर 5 है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न में अपने खंड काव्य का एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो जिसके यहाँ जो भी खंड काव्य है वे अपने विषय अध्यापक से मालूम करें। तो ये आपका 6 मातृभूमि के लिए खंड काव्य के संकल्प स्वर का सारांश लिखिए। और दूसरा प्रश्न है मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण कीजिए। तो ये जो खंड काव्य है मातृभूमि के लिए गोरखपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, रामपुर, बिजनौर, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर आदि जनपदों के लिए मान्य है। और अन्य जिले के विद्यार्थी अपने विषय अध्यापक से मालूम करें। और इसमें चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण लिखना है। तो इसमें हेडिंग डालने हैं देशभक्त, नंबर 2 पर लिखना है वीर और साहसी, और नंबर 3 हेडिंग पड़ेगा प्रभावशाली व्यक्तित्व, नंबर 4 पे लिखेंगे अद्भुत संगठनकर्ता, नंबर 5 पे लिखेंगे प्रकृति प्रेमी, और नंबर 6 हेडिंग लिखेंगे महान क्रांतिकारी, और नंबर 7 हेडिंग लिखेंगे अपराजय सेनानी, और नंबर 8 लिखेंगे अमर शहीद। तो इस प्रकार से इसमें 7-8 हेडिंग डालने हैं। तब इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 का कै, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो इसमें 3 लेखक हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें से आपको जीवन परिचय एक का देना है और उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखना है। प्रश्न नंबर 6 का ख है, नीचे दिए गए प्रश्नों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो ये गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत, महाकवि सूरदास। तो इनमें से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखना है। प्रश्न नंबर 7 है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो आपको जो श्लोक इसमें दे रखे हैं प्रश्न पत्र में वो नहीं लिखने हैं, उससे अलग कोई भी एक श्लोक लिखना है जो आपको याद हो। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो पहला प्रश्न है भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति। तो इसका आंसर लिखेंगे विश्वस्य सृष्टा ईश्वर एक एव इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति। प्रश्न नंबर 2, पुरुराज के आसीत। तो पुरुराज एक भारतवीर आसीत। प्रश्न नंबर 3, चंद्रशेखर के आसीत। तो चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसीत। प्रश्न नंबर 4, वीर केन पूजते। तो वीर वीरेण पूज्यते। तो प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो पहला है
पर्यावरण संरक्षण के उपाय। दूसरा है आतंकवाद के कारण और निवारण। फिर इसमें तीसरा है जनसंख्या लाभ हानि। और नंबर 4 पर है नारी शक्तिकरण। तो इसमें से एक पर निबंध लिखना है अपनी भाषा शैली में। और ये जो प्रश्न है आपका ये 9 नंबर का है। तो ये था 2022 और 23 का मॉडल पेपर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।